गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वोल्केनो या ज्वालामुखी। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। सामान्य व्यक्ति के लिए ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया का एक समान अर्थ होता है, परंतु भूविज्ञान में इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जैसा कि मोंकहाउस के शब्दों में, ज्वालामुखी भूपटल पर वह छिद्र है जिससे भूगर्भ का मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी एक छिद्र होता है जिसका संबंध एक नली द्वारा भूगर्भ से होता है। ज्वालामुखी क्रिया का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें भूगर्भ से लावा की उत्पत्ति, जल वाष्प, विखंडित पदार्थ, गैसें आदि भयंकर विस्फोट के रूप में धरातल पर प्रकट होते हैं। इसकी परिभाषाएं जो मुख्य हैं, त्रिवार्था के अनुसार वे सभी क्रियाएं जिनसे पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी की गहराई से बाहर निकलती हैं ज्वालामुखी कहलाती हैं। वर्सेस्टर के अनुसार ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस व लावा की उत्पत्ति से लेकर उसके भीतर या बाहर प्रकट होने की समस्त प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। तो केवल लावा के बाहर निकलने की बात नहीं कर रहे, उससे जो भी घटनाएं घट रही है उसके साथ उन सबको वर्सेस्टर ने ज्वालामुखी क्रिया माना। अब ये विश्व का मानचित्र है, इसमें जो ये लाल बिंदु नजर आ रहे हैं मानचित्र के ऊपर, ये सारे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी वाले इलाके हैं। और आप इसमें एक देखें, समानता नजर आ रही है, ज्यादातर ज्वालामुखी जो है वो समुद्र किनारे तटीय भागों पर देखने को मिल रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जब प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अंदर जो दो प्लेटें विपरीत दिशा में सरकती हैं तो नई सतह का सृजन होता है। नई सतह का सृजन होने का मतलब है ज्वालामुखी फूटता है, लावा बाहर निकलता है और वो ठंडा होकर नई सतह का निर्माण करता है। और दूसरा जो किनारों के ऊपर है, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, तो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट का अभिसरण होता है, जिसके कारण भी महाद्वीपों के सारे जो पर्वत हैं उनमें ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिलती है। ज्वालामुखी क्रिया के कारण। अब तक ज्वालामुखी एक रहस्यमयी घटना मात्र थी, परंतु अब वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी क्रिया की व्याख्या करते हुए उसके निम्न कारण बताए हैं। पहला, भूगर्भ में अत्यधिक तापमान। पृथ्वी के आंतरिक भागों में बढ़ता हुआ तापमान और रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्पन्न ताप के कारण आंतरिक भाग में इतना अधिक तापमान हो जाता है कि चट्टानें कभी भी पिघल सकती हैं। हमने पूर्व के अपने चैप्टरों में ये चीज जानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थों की जो मात्रा है वो सतह के निकट ज्यादा होती है और गहराई में कम होती है, लेकिन उनसे जो ताप निकलता है, ऊष्मा निकलती है, वो सतह के निकट जो निकलती है वो वातावरण में बाहर निकलकर उसका ह्रास हो जाता है। जबकि जो भूगर्भ में रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो कम मात्रा में, लेकिन उनमें निरंतर उनके ताप में संचय होता रहता है और उनके बढ़ते हुए ताप के कारण वो अंदर की चट्टानों को पिघलाकर लावा में बदल देते हैं। दूसरा, मैग्मा की उत्पत्ति। ऊपरी धरातल पर दरार आदि पड़ने से दबाव कम हो जाने पर चट्टानें पिघलकर मैग्मा में बदल जाती हैं। यही मैग्मा धरातल पर ज्वालामुखी क्रिया का कारण बनता है। अभी हमने पढ़ा कि वो पृथ्वी की सतह जो है वो ठोस है, लेकिन जब उसमें कोई दरार पड़ जाती है तो प्रेशर उसमें से लीक हो जाता है और प्रेशर लीक होने की वजह से जो अंदर की चट्टानें वो तापमान, अत्यधिक तापमान के कारण पिघलकर मैग्मा के रूप में बदलकर ज्वालामुखी क्रिया के रूप में बाहर निकलती हैं। तीसरा है जल वाष्प और गैसों की उत्पत्ति। ज्वालामुखी उद्गार में 80 से 90% जल वाष्प होती है। महासागरीय भागों में जल रिसकर भूमिगत हो जाता है और मैग्मा के संपर्क से वाष्प व गैसों का रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कि अधिकांश ज्वालामुखी सागर तटों और द्वीपों पर पाए जाते हैं। अभी हमने पूर्व के मानचित्र में ये सब चीजें देखी। उसका मुख्य कारण जो जल वाष्प का है वो ये कि समुद्र किनारे हैं, तो समुद्र का जो पानी रिसता है प्लेट अभिसरण के माध्यम से या भूमिगत जल के रिसाव से, तो वो मैग्मा के संपर्क में आने से गर्म हो जाता है और वाष्प बनकर ज्वालामुखी के साथ बाहर निकलता है। चौथा है
लावा एवं गैसों का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना। जब लावा, वाष्प और गैसें अत्यधिक मात्रा में हो जाती हैं, तो धरातल की ओर आती हैं। यह कभी दरार के माध्यम से और कभी कमजोर भूपटल को तोड़कर ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देती हैं। हम जानते हैं कि गर्म चीज जो भी है, वायु है, वो गर्म होकर ऊपर उठती है। हम पूर्व में देखते हैं हमारे जो प्राचीन जो किले या जो भी मकान हुआ करते, उसमें लोग घरों में रोशनदान इसीलिए रखते थे क्योंकि घर ठंडे रहें, पंखों की, बिजली की तो व्यवस्था होती नहीं थी। तो खिड़की और रोशनदान से ये था, खिड़की से ठंडी हवा घर के अंदर प्रवेश करती थी और रोशनदान से कमरे की गर्म हवा बाहर जाती थी। तो वो जो सिद्धांत है वो प्राचीन समय में भी अपने पूर्वज जानते थे और उसी की वजह से जो पृथ्वी का भूगर्भ है उसमें लावा, वाष्प, गर्म गैसें गर्म होने के कारण ऊपर की तरफ प्रवाहित होती हैं। दरार मिल जाती है तो दरार के मार्फत या फिर भू सतह को तोड़कर वो ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देती है। ज्वालामुखी से उत्पन्न स्थल आकृतियां। अब जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो उनसे कई स्थल आकृतियां निर्मित होती हैं, कुछ धरातल के नीचे, कुछ धरातल के ऊपर। वो कैसी हैं? ज्वालामुखी क्रिया का कार्य क्षेत्र धरातल के नीचे एवं ऊपर दोनों स्थानों पर है, अतः इससे उत्पन्न स्थल रूपों को दो भागों में रखा गया है। पहला भाग जो है वह आंतरिक स्थल आकृतियां। इसमें मुख्यतः आंतरिक आग्नेय चट्टानें शामिल होती हैं क्योंकि उनका जो निर्माण है वो भी अग्नि से या मैग्मा से होता है, इसलिए वो सारी स्थल आकृतियां इसमें शामिल होती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों के बीच लावा आदि के जमाव से विभिन्न स्थल आकृतियां बनती हैं जो इस प्रकार हैं। आंतरिक आग्नेय चट्टानों में पहला है बैथोलिथ। मैग्मा के विशाल गुंबदाकार जमाव को बैथोलिथ कहा जाता है। यह अत्यंत उबड़-खाबड़ व खड़े ढाल वाले होते हैं। जैसा कि दो चित्र में दिख रहा है, पहले चित्र में बिग रॉक सदर्न कैलिफोर्निया का बैथोलिथ देखने को मिल रहा है। ये गुंबदाकार आपको देखने को दिख रही है चट्टान, और इसके पास वाला जो चित्र है उसमें खड़ी ढाल देखने को मिल रही है, वो बैथोलिथ के उदाहरण है। फिर है लेकोलिथ। उत्तल ढाल के रूप में आंतरिक चट्टानों के बीच टीलेनुमा पर्वत जैसी आकृति को लेकोलिथ कहते हैं। यह आकृति केवल परतदार चट्टानों के बीच पाई जाती है। अब इस चट्टान के बीच में देखिए आप, जो पहला चित्र है जिसमें वॉल्केनिक नेक और लेकोलिथ नजर आ रहा है, मैग्मा चैम्बर आपका परतदार चट्टानों में से इसकी जो परत बनी हुई है अलग अलग, उन परतों के बीच में से मैग्मा ऊपर की तरफ में जा रहा है और ऊपरी सतह के नीचे वो उत्तल ढाल के रूप में उसका जमाव हो गया, उसको हम लेकोलिथ बोलते हैं। फिर है फैकोलिथ। फैकोलिथ के अंदर जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति व अभिनति में मैग्मा जम जाता है, उसे हम फैकोलिथ या फैकोलिथ बोलते हैं। ये जो चित्र दिख रहा है इसमें आपको देखो मोरदार, इसमें जो वलन हमें देखने को मिल रहे हैं, इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अपनति कहलाता है और जो मोड़ का निचला हिस्सा है उसको हम अभिनति कहते हैं। इसमें ऊपर और नीचे दोनों ही जगह हमें लाल लाल लावा जमा हुआ दिख रहा है, इसको हम फैकोलिथ कहते हैं। फिर है लेपोलिथ। मैग्मा के तस्तरीनुमा अवतल ढाल के रूप में जमाव से निर्मित चट्टान को लेपोलिथ कहते हैं। ये जो पहला चित्र है इसके अंदर देखिए आप, ऊपर जो है अवतल ढाल है, तस्तरीनुमा आकृति के अंदर लावा इसमें जम गया, इसको हम लेपोलिथ कहते हैं। फिर है सिल। परतदार चट्टानों के बीच समानांतर मैग्मा के जमाव को सिल कहते हैं। इनकी मोटाई कई मीटर तक होती है। नीचे जो चित्र दिया हुआ है इसके अंदर आप देखें, जो मोटी मोटी परत लावा की उठती हुई और परतदार चट्टानों के बीच में जम गई, उनको हम सिल कहते हैं। साइड में एक पिक्चर और दी है जिसमें कितनी मोटाई का इसमें सिल काफी लंबे एरिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और फिर शीट। सिल की तरह ही पतले जमाव को शीट कहते हैं जो कुछ सेंटीमीटर ही मोटे होते हैं। आप नीचे की तरफ में देखें, जहाँ 3 लिखा हुआ है उसके पास में जो पतली सी जो लावा फैला है सम इसमें परतदार चट्टान में, उसको हम शीट बोलते हैं। फिर डाइक।
एक दीवार की तरह लंबवत लावा के जमाव से निर्मित आकृति को डाइक कहते हैं, जो कुछ मीटर से कई किलोमीटर की लंबाई के होते हैं। इसमें देखिए आप चित्र के अंदर मोटी मोटी ये जो लावा की जो ऊपर उठ रहा है, सतह की नजदीक पहुंच रहा है, ये सारे इसके अंदर हमें डाइक के रूप में देखने को मिल रहे हैं। और फिर प्लग, ज्वालामुखी के मुख पर लावा जब जम जाने से छिद्र बंद हो जाता है तो उस उभरी हुई आकृति को हम प्लग कहते हैं। जिस तरीके से हमारे 3 पिन सॉकेट के अंदर हम प्लग लगाकर अपना बिजली का कनेक्शन लेते हैं, इसी तरीके से जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी का जो ऊपरी छिद्र होता है उसके ऊपर लावा ठंडा होकर जम जाता है और वो एक छोटा सा गुंबद नुमा प्लग की तरह का आकृति ले लेता है, जिसको हम प्लग कहते हैं। अब है बाह्य स्थल आकृतियां। पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्रिया से लावा, विखंडित पदार्थ, राख आदि बाहर आते हैं तो इनके जमाव के कारण निम्न स्थल आकृतियां बनती हैं। पहली है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु कई प्रकार के बनते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की जमा होने से शंकु के आकार का टीला बन जाता है, जो निम्न प्रकार के होते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के अंदर जापान का माउंट फ्यूजियामा का ये शंकु हमें देखने को मिल रहा है। पहला इसमें है सिंडर शंकु। इस शंकु का प्राय कम ऊंचा और राख विखंडित पदार्थों के जमाव से बनता है। इसकी ऊंचाई कुछ इंच से लेकर 400 फीट तक होती है। मैक्सिको में जोरल्लो इसी प्रकार का शंकु है। आप देखिए इस चित्र के अंदर इसकी जो हाइट है वो ज्यादा नहीं है। ये राख और विखंडित पदार्थ जो इस लाल जो सतह है, ये वाला जो हिस्सा है इसका मैग्मा की जो नली है, इसके चारों तरफ जो जमा होने से जो शंकु का निर्माण हुआ उसको हम सिंडर कोन कहते हैं या सिंडर शंकु कहते हैं। दूसरा है कंपोजिट शंकु। यह सबसे ऊंचे शंकु होते हैं जिनका निर्माण लावा तथा विखंडित पदार्थों के क्रमशः परतों के रूप में जमा होने से होता है, इसलिए इन्हें परतदार शंकु भी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा इसका उदाहरण है, जो अभी हमने पूर्व के चित्र में देखा है। अब इस चित्र के अंदर देखिए आप, ये नली से जो लावा निकल रहा है, तो पूर्व में जो लावा निकला उसकी जो परतें जमती चली गई, एक राख की परत, एक लावा की परत, फिर राख की परत, लावा की परत, इस तरीके से ये शंकु का निर्माण करता है। तीसरा है परिपोषित शंकु। जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो इसकी मुख्य नली से अनेक छोटी छोटी अपनतियां निकल जाती हैं, जिन पर छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं। इन छोटे छोटे शंकुओं को पोषण मुख्य नली से ही होता है, इसलिए इन्हें परिपोषित शंकु कहते हैं। अब आप इस चित्र में देखिए, ये आपकी मुख्य नली है, इससे ये बाहर निकलने के लिए एक और नली रास्ता ढूंढ रही है। एक नली ने सतह तक रास्ता ढूंढ लिया और ये यहाँ पर एक और शंकु का निर्माण करना शुरू कर दिया। ये इसके ऊपर छोटा शंकु और बन गया मुख्य शंकु के ऊपर। ये इस प्रकार के जो शंकु होते हैं उनको हम कहते हैं परिपोषित शंकु, क्योंकि इसका जो जुड़ाव है वो मुख्य रूप से मेन नली से है, इसलिए ये अपना जो भरण पोषण कर रहा है वो मुख्य नली से कर रहा है, इसलिए इसको हम परिपोषित शंकु बोलते हैं। चौथा है पैनिक लावा शंकु। जब लावा काफी हल्का, पतला और कम सिलिका युक्त होता है तो दूर तक फैलकर जमता है। इससे कम ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है, पतली चीज होगी दूर तक फैलेगी, गाढ़ी होगी तो वो गाढ़ेपन की वजह से धीरे धीरे रुकनी शुरू हो जाएगी, फैलेगी कम और उसका ऊंचाई में वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन इसके वनस्पत इसमें क्योंकि लावा हल्का और पतला है इसलिए ये दूर तक फैलता है। हवाना में इसी प्रकार के शंकु पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें शंकु की जो हाइट है, ये हवाना द्वीप का शंकु देखने को मिल रहा है। हाइट इसमें इसकी कितनी कम है, समुद्र तल से बहुत कम, दूर दूर तक ये बिल्कुल एक शील्ड के रूप में फैलते हैं, इसलिए इनको हम पेनिक लावा शंकु कहते हैं। अगला है एसिड लावा शंकु। शंकुओं की कैटेगरी में ये आखिरी प्रकार है। जब लावा काफी गाढ़ा, चिपचिपा और अधिक सिलिका युक्त होता है तो शीघ्र ठंडा होकर जमता है, जिससे ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। इटली का स्ट्रोम्बोली इसका उदाहरण है। आप देखिए इस चित्र के अंदर,
ये शंकु जो है गाढ़ा होने की वजह से इस जो लावा इसका ये शीघ्र जम के ऊंचाई ज्यादा हासिल कर लेता है। शंकुओं के बाद अब दूसरी जो कैटेगरी है वो है लावा गुंबद। लावा गुंबद का निर्माण ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर लावा के जमाव से होता है और यह प्राय शंकु से अधिक ढाल युक्त होते हैं। जैसे हम देखते हैं मस्जिदों के अंदर जो गुंबद, उसी गुंबद के आकार के इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ये जो है ये बिल्कुल गुंबद की तरह की गोलाई इसने ले ली, इसलिए इसको हम लावा गुंबद कहते हैं। तीसरा है लावा पठार। किसी दरार के द्वारा निरंतर लावा के प्रवाह से विस्तृत क्षेत्र में लावा परतों का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लावा पठार कहते हैं। भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दक्कन का पठार इसी प्रकार की रचना है। अब आप ये जो चित्र है, इस चित्र में देखिए, ये लावा के जमाव से दिख रहा है कि ये ऊपर फूट के ये दूर दूर तक फैला, ये लावा का पठार हमारे को देखने को मिल रहा है। भारत का दक्कन का पठार भी इसी का उदाहरण है। चौथा है क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है, जो नीचे धसा हुआ कीप के आकार का होता है। इंडोनेशिया में क्राकाटाओ का क्रेटर लगभग 6.4 किलोमीटर व्यास का है। उसकी चौड़ाई देखिए आप, 6.4 किलोमीटर की है। अब आप ये जो चित्र है, इसके अंदर ये खड्डे नुमा आकृति जो ज्वालामुखी के मुख पर देखने को मिल रही है, इसको हम क्रेटर बोलते हैं। कालडेरा। कालडेरा का अर्थ होता है कड़ाहा। ज्वालामुखी के क्रेटर का विस्फोट में उड़ जाना अथवा धंस जाने से एक विशाल कुंड जैसी आकृति बन जाती है, इसे कालडेरा कहते हैं। आप लोगों में से कोई कभी अजमेर की दरगाह में गया हो तो कितने बड़े बड़े वहाँ डेग लगे हुए हैं, जो दरगाह में घुसते ही वो कढ़ाई के रूप है। और इसी प्रकार से ज्वालामुखी जब क्रेटर उसका फट जाता है तो ये इस प्रकार से खड्डा नुमा आकृति बहुत चौड़ी देखने को मिलती है, जिसमें अक्सर पानी बरसात का भर जाता है, झील बन जाती है, उनको हम कालडेरा कहते हैं। अगला है गीजर। होम्स के अनुसार गीजर गर्म पानी के स्रोत होते हैं, जिसमें उष्ण जल और वाष्प सैकड़ों फीट ऊंचाई तक निकलते रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में येलोस्टोन पार्क में ओल्ड फेथफुल प्रसिद्ध गीजर क्षेत्र है। यहाँ 100 से अधिक गीजर हमें देखने को मिलते हैं। तो बड़ा सोच समझ के वहां चलना पड़ता है, पता नहीं कब आपके पैरों के नीचे से एकदम गीजर फूट जाए। तो वो इस प्रकार का क्षेत्र है। और ये गीजर देखिए आप, ये जमीन की सतह में से एकदम पानी और भाप गरम गरम इसमें से बाहर निकल रहे हैं, ऊपर उछलते हुए नजर आते हैं, इसको हम गीजर बोलते हैं। धुआरे। ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात जब उसमें से लावा आदि पदार्थ निकलना बंद हो जाते हैं तो वाष्प, गैसें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गंधक आदि उच्च तापमान पर बाहर निकलते रहते हैं, जो धुएं के बादल के समान लगते हैं। अलास्का में इस प्रकार के धुआरे देखे जा सकते हैं। अभी 2 साल पहले आयरलैंड के उधर आइसलैंड में जब ज्वालामुखी फूटा था तो लावा उसमें से कम निकला, धुआं इतना ज्यादा दिखा कि पूरे यूरोप की उड़ानें काफी समय तक हमें बंद रखनी पड़ी, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य से नीचे चली गई थी, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था, इतने धुआं आसमान में देखने को मिलता था। तो ये जो चित्र है, इसमें आप देखिए, ये ज्वालामुखी में से लावा नहीं निकल रहा, केवल धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ये धुआं जो है, इसमें वाष्प, गैसें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गंधक आदि पदार्थ देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। हमने आज ज्वालामुखी क्रिया और उससे उत्पन्न होने वाली आकृतियों के बारे में पढ़ा। हम शीघ्र ही नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।